बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंटर टेस्ट का जो नजफ सेशन है इसका लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट जो हमारा 13 लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 6 जो है वो क्लोज़ किया था और अब हम चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 की एक शार्ट सी मैंने समरी आप लोगों के सामने लिख दी है। इसमें 7.1 से लेकर 7.8 तक 8 एक्सरसाइजेज़ हैं और जो उसकी कैटेगराइजेशन है किस किस तरह से डिवाइड हुआ है वो मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी है। 7.1 जो है ये बेसिक सी एक्सरसाइज है। इसमें हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल्स को। फैक्टोरियल्स डिस्कस करने के बाद 7.2 और 3 में हम परमुटेशन पढ़ेंगे और उसके जितने पॉसिबल केसेस हैं वो 7.2 और 3 में आप लोग सीखेंगे। 7.4 में जब आप इंटर होंगे तो आप लोगों ने कम्बिनेशंस पढ़ने हैं और 7.5 से 7.8 तक प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन होगी हमारी। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर की एक प्रिसाइज समरी मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। एक एक करके हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7.1 की, यानी फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल जो है इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसका जो नाम है उसी से आपको ज़ाहिर हो रहा है, ये बात पता लग रही है कि ये असल में फैक्टर से फैक्टोरियल वर्ड निकला है। अगर हम नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर किसी भी नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लाई करें तो जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे मैंने 1 से लेकर 1 × 2 × 3, 1 से लेकर मैंने 10 तक नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो 1 से 10 तक का प्रोडक्ट बनेगा वो 10 का फैक्टोरियल कहलाएगा। इस बात को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers is called n factorial. The product of first n natural numbers is called n factorial. अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आप उनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो दो बातें भी हो सकती हैं, इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी फर्स्ट n जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आप जानते होंगे कि ये 1 से शुरू होकर फिर n तक जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं n फैक्टोरियल। आगे हम लिखते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं और ये किस तरह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बात को। तो मैं लिखता हूँ दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 × 2 × 3 4 करते करते आपने मल्टीप्लाई करना है n तक। तो 1 से लेकर n तक जो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा n फैक्टोरियल को। और इसको डिनोट करते हैं हम n के साथ, ये साइन यूज़ करते हैं n और ये फैक्टोरियल का साइन साथ आ जाता है। तो इस तरह भी डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी, यानी हाफ सा ये बॉक्स बना के एल शेप इस तरह में लिख सकते हैं इसको। तो ये असल में नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल है 1 से लेकर n तक जो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। ये भी इसकी नोटेशन है और ये भी इसकी नोटेशन है। अब हमारे लिए कन्वीनियंट ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखें। तो मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ आल्सो। अगर हम रिवर्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब कि जो n फैक्टोरियल है ये कैसे बनेगा, ये है 1 2 3 से लेकर n तक। अगर हम रिवर्स लिखें तो क्या होगा, n से लेकर हम कहाँ तक लिखेंगे 1 तक। तो पहले आएगा n, फिर एक उसमें से कम हो जाएगा n-1, फिर एक और कम करें n-2, करते करते फिर एंड में 3 2 1। तो यूजुअली हम अपनी कैलकुलेशन में प्रेफर करते हैं फैक्टोरियल की रिवर्स फॉर्म को। इस तरह समझना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा इजी होता है। फर्दर मोर आप ये देखें, कुछ हम जो नंबर्स हैं उनके हम कॉमन फैक्टोरियल लिख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक नंबर आपके पास लेट से है 7, इसका लिखना है फैक्टोरियल। तो इस एग्जांपल को देखते हुए क्या कहेंगे हम, 7 फैक्टोरियल क्या होगा 7 में से एक लेस करें कितना हो जाएगा 6, फिर एक लेस करें 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ से ऑनवर्ड देखें 6 5 4 1 तो ये बनता है 6 फैक्टोरियल। यहाँ से ऑनवर्ड देखें तो ये बनता है 5 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर एंड में आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 7 फैक्टोरियल को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 और आगे ये जो लिखा हुआ है 6 से 1 तक इसको हम यहाँ से फैक्टोरियल लिख दें, यानी जहाँ हम चाहें वहाँ स्टॉप करके फैक्टोरियल का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेस पे फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल हो तो हम उसको लिख सकते हैं n × n-1।
आगे चलेंगे तो n-2 होगा, n-3 होगा, करते करते 1 तक आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ स्टॉप करना चाहें तो इसको यहाँ भी स्टॉप किया जा सकता है। ये हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट हमने लिख दिया, जो कि अगली एक बात के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। अब एक नोट लिखें छोटा सा, यूजुअली याद रखा करें कि कुछ बनते हैं डेफिनेशन के स्पेशल केसेस। फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, ये बात आपने याद रखनी है। नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शंस या पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। लेकिन ज़ीरो एक ऐसा स्पेशल केस है कि जो डेफिनेशन से हट के भी अगर देखें तो उसका हमें आंसर मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोट ये लिखना चाह रहे हैं कि जो ज़ीरो का फैक्टोरियल है ये 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ज़ीरो फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, तो ये ऊपर जो इसका मैंने रिलेशनशिप लिखा है इसी के थ्रू इसको करते हैं। चूँकि फैक्टोरियल डिफाइंड होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर कोई भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप। तो अगर हम इस ऊपर वाले रिजल्ट के अंदर n को 1 पुट करें, n को यहाँ 1 पुट करें, क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। इस तरफ क्या आना है 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ये बन गया 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। तो ये इसका छोटा सा प्रूव है कि कैसे 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल। तो ये डेफिनेशन में 0 नहीं आता, 0 इसका एक स्पेशल केस बनता है। पुट हम 1 ही कर रहे हैं, 0 नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है। इसके अलावा कुछ आप फैक्टोरियल्स के रिजल्ट्स याद रख लें। वैसे जैसे आप देखें, आपने कहा 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, 1 फैक्टोरियल भी आपके पास 1 होगा। 2 फैक्टोरियल देखें तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 1 करें तो 24। 5 फैक्टोरियल करें तो ये देखें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करें तो ये हो जाता है 120। इस तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तकरीबन जो है पहले जो फर्स्ट 10 नंबर्स हैं उस तक के फैक्टोरियल कोशिश करें आप लोग। अपनी कैलकुलेशन अगर आसान और जल्दी करना चाहते हैं तो पहले 10 नंबर्स के फैक्टोरियल आप लोग याद रख लें, आपको आगे भी काम आएंगे। तो मैंने वैसे 6 तक लिख दिया, आगे 7 फैक्टोरियल 5 0 4 0 होता है। इस तरह 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 10 तक आप कोशिश करें कि ये रिजल्ट्स आप लोग याद रख लें। तो ये था फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आपके MCQs में किस तरह से आ सकते हैं। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक MCQ लिखा आप लोगों के लिए कि फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 10 इंटू 9 इंटू 8 इज़। आपने बताया कि जो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या बनेगी। अब होता आमतौर पे ये है कि फैक्टोरियल तो आप जानते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी हमें चाहिए होती है और 1 तक हमने नंबर मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके। तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 फिर 10 माइनस 1 10 माइनस 2, यानी अगर ये 8 के बाद यूँ लिखा होता है, ये देखें 10 है हमारे पास, 9 है, 8 है। अब जो चीज़ मिसिंग है वो देखें क्या है। हमें असल में कंप्लीट अगर करना है तो हमें ये लेके जाना पड़ेगा 1 तक। तो मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि डिफरेंट कलर से आपको ये बात समझ आए। हम ये करेंगे कि जो 7 6 5 और करते करते 3 2 1 तक का पोर्शन है ये मिसिंग था। इसमें ये जो मिसिंग पोर्शन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 7 से लेकर 1 तक ये बनता है 7 फैक्टोरियल। इस मिसिंग पोर्शन को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करें तो क्या होगा देखें, मल्टीप्लाई भी इससे किया हमने और इससे हमने कर दिया डिवाइड। 7 6 5 और फिर करते करते 3 2 और 1 तक। और ये पहले था हमारे पास किसके बराबर 10 9 8। जब हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर आप देखें 10 से लेकर 1 तक हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने की वजह से जो ऊपर वाला है ये बन गया आपके पास 10 का फैक्टोरियल और नीचे क्या बन गया आपके पास 7 का फैक्टोरियल। तो कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि 10 9 8 जो है अगर इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर सॉल्व किया है। आप इसका एक शॉर्टकट याद रखें कि जब भी आपने कंसेक्टिव नंबर्स को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना हो, कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट को, जैसे ये था 10 9 और 8, तो आप ये देखा करें कि जो सबसे लास्ट नंबर जैसे यहाँ पे 8 है, सबसे लास्ट नंबर से एक लेस करें तो जो अगला नंबर बनता है उसका फैक्टोरियल नीचे आता है। जैसे 8 से एक लेस करें तो 7 आता है, तो 7 का फैक्टोरियल नीचे आएगा और जो लीडिंग है उसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। तो ये बन गया 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हुआ, फिर सी ऑप्शन। इसी सेम आइडिया को आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ताकि शॉर्टकट यहाँ हम अप्लाई करना सीख भी लें और रिवाइज भी कर लें। तो देखें ये था हमारे पास लीडिंग के क्या है n+1, फिर क्या है n और फिर क्या है n-1। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है
n+1 से। अभी मैंने यहाँ शॉर्टकट आप लोगों को बताया कि अगर आप इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये देखें, इसका शॉर्टकट वे क्या होगा, जो लीडिंग होता है यानी n+1 जो है इसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे एंड में लिखा होता है ये वाला, इसमें से एक लेस करना होता है। तो n-1 से एक और लेस करें तो n-2 हो जाएगा। वो जो एक माइनस करने के बाद बनता है n-2, उसका फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो बजाय इसके कि हम इसको बार बार इस तरीके से करें, हम इसको ये शॉर्ट मेथड से कर लिया करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जब भी आप कंसेक्यूटिव नंबर्स का लिखेंगे जो प्रोडक्ट है फैक्टोरियल फॉर्म में, तो जो सबसे लीड करने वाला होगा, लीडिंग जो होगा, जिस तरह यहाँ 10 था, इसका फैक्टोरियल ऊपर लिखें, और जो एंड वाला होगा 8, इससे नेक्स्ट नंबर का फैक्टोरियल नीचे लिख दें। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी फैक्टोरियल फॉर्म। अब 7.1 का जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फैक्टोरियल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेते हैं ताकि उसमें अगर कोई MCQ आए तो आप उसको टिक करने के काबिल हो जाएं। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को नोट बना के लिखता हूँ आप लोगों के सामने। पहली प्रॉपर्टी तो आप याद रखें कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करके फैक्टोरियल लेंगे तो ये a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती ओवर एडिशन। इसी तरह से यही प्रॉपर्टी अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड नहीं करती। इन जनरल ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए a इंटू बी फैक्टोरियल, तो ये भी a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। और 2 नंबर्स को अगर हम डिवाइड करके करें, जैसे a डिवाइडेड बाय b फैक्टोरियल यूँ है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा a फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल। वैसे भी कोशेंट वगैरह या फ्रैक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने MCQs के बारे से याद रखनी है। यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं 7.2 और 3 यानी जो परमुटेशन वाला पोर्शन है उसकी तरफ। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पोर्शन है इसकी, परमुटेशन की तरफ आते हैं। पहला जो पोर्शन था हमारा फैक्टोरियल्स का वो हम कर चुके हैं। परमुटेशन की तरफ आएँ, जो परमुटेशन है बेसिकली अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझें तो ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर की रिस्पेक्ट से अरेंज करने को हम परमुटेशन कहते हैं। अगर आपके पास 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं और आप उनको अरेंज करना चाह रहे हैं और आप अरेंजमेंट में ऑर्डर को इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उनकी परमुटेशंस फाइंड कर रहे हैं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको प्रॉपर यहाँ डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 1, 2 और 3 ये 3 जो हैं वो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनको अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें तो आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। आप कह सकते हैं ये हो सकता है 1, 2, 3, या ये 1, 3, 2 हो सकता है, फिर या 2, 1, 3, और या हो सकता है 2, 3, 1, या फिर ये हो सकता है 3, 1, 2 या 3, 2, 1। इन सारों को आप काउंट करें तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास डिफरेंट वेज निकल आए कि जिनसे आप इनको अरेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा मैंने, यानी कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट आप नहीं कर रहे। रेपिटेशन वाला कोई क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, वैसे हायर लेवल पे आपको मिलेंगे, लेकिन इस कोर्स में आपने जब भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा तो आपको रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप इनमें से ये नहीं बना सकते 2, 2 और 3, क्योंकि 2 जो है वो क्या हो गया, रिपीट। तो आपके कोर्स में जितने क्वेश्चन हैं उन सारों में रेपिटेशन आपको अलाउ नहीं है। तो मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं, 3 नंबर्स मैंने अरेंज किए और मेरे पास कितना आंसर आया, 6। अगर ये 3 है तो हमारे लिए इनको अरेंज करना मैनुअली ईजी है, लेकिन अगर ये 5 होते 1, 2, 3, 4, 5 तो फिर जहाँ काफ़ी ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हम, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 2, 1, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगता है और हमें बीच में जो मिस्टेक है, एरर है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी चीज़ को अगर हम परमुटेशन की लैंग्वेज में देखें तो हमने असल में क्या किया है, हमने असल में 3 ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस फाइंड की हैं। तो 6 हमारे पास 6 वेज का मतलब ये है कि 6 परमुटेशंस आ गई हैं हमारे पास। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि परमुटेशन बेसिकली क्या है। परमुटेशन बेसिकली अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट्स ऑब्जेक्ट्स की जिसमें ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि 123 और 132 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। इसी तरह 2, 1,
3 का मतलब है 213 और ये 231, इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जहाँ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस अरेंजमेंट के अंदर हो, ऐसी अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं। तो अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं होगा कि मेरे पास अगर ये 3 है तो मैं तीनों इस्तेमाल करूँ। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 5 डिजिट होते और हमें ये कहा जाता कि एक वक्त में आप 3 यूज़ करें या 2 यूज़ करें। तो ये जितने भी होंगे या तो जितने गिवन होंगे उतने यूज़ करने होंगे या कभी कभार हम उससे कम भी यूज़ करते हैं। अब हम परमुटेशन को लिखने के काबिल हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, आप अपने पास इसको नोट कर लें। डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको, डेफिनेशन लिखें आप अपने पास कि दी अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, आर कोई भी नंबर है, स्मॉल आर लिखना है आप लोगों ने। दी अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड, दी अरेंजमेंट्स ऑफ आर स्मॉल आर लिखना है, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आगे ये ब्रैकेट में लिख दें, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर इज़ कॉल्ड परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। तो मैं अब इसको सिंपल वर्डिंग में बोलता हूँ कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से आपने कुछ अरेंज करने हैं जिसको हमने r से डिनोट किया हुआ है। तो टोटल n है और आपने r अगर अरेंज करने हैं किसी पर्टिकुलर आर्डर में तो हम उसे कहते हैं कि वो r ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस बात को, आप लोगों को मैंने बोल के बता दिया, अब मैं इसको लिख के बता दूँ ताकि क्लियर हो जाए बात आपको। दी अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ये ब्रैकेट में लिख दें, यानी एक ख़ास तरतीब इसमें मैटर करती है, इज़ कॉल्ड परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, यानी टोटल आपके पास n है और उसमें से आपने r अरेंज करने हैं किसी ऑर्डर में, तो हम उस अरेंजमेंट को कहेंगे कि वो उन r ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो असल में परमुटेशन है उन r ऑब्जेक्ट्स की। तो मैंने ये अरेंज करके दिखाया, जैसे मैंने कहा था इसमें हमें टोटल भी कितने गिवन थे, 3, तो हम ये कह सकते हैं कि n भी 3 था और जितने आपने अरेंज किए हैं उसको हम r से डिनोट करते हैं, r भी 3 था। तो सारे के सारे हमने यहाँ डिजिट यूज़ किए थे, इसलिए हम n और r दोनों को सेम कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आप देखते हैं कि ये तो चलो हमने मैनुअली किया इस तरह करके, हमें तो पेपर में डायरेक्ट आंसर बताना होगा, यानी ये जो लिखने वाला मेथड है इसको हम बाईपास करना चाह रहे हैं। हमें डायरेक्ट बताना होगा कि 3 अगर डिजिट्स हैं तो उनको कितने तरीक़ों से आप उनकी परमुटेशन बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एक को हम कहते हैं रूल ऑफ परमुटेशन। दोनों समझ लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ रूल ऑफ परमुटेशन। रूल ऑफ परमुटेशन बेसिकली क्या चीज़ है? रूल ऑफ परमुटेशन बताता है कि आपने जो परमुटेशन है वो किस रूल से फाइंड करनी है। तो ये रूल यूँ होता है एन पी और इसके सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं आर और इसको रीड यूँ करते हैं पी फॉर परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। टोटल एन थे, उनमें से आपने परमुटेशन बनाई आर ऑब्जेक्ट्स की और इसका जो फार्मूला होता है वो है ऊपर वाले जो नंबर, जैसे ऊपर n लिखा हुआ है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है और फिर दोनों का सुपर और सबस्क्रिप्ट के डिफरेंस का फैक्टोरियल आपने नीचे लिख देना है। दैट इज़ नोन एज रूल ऑफ परमुटेशन। अब इसके एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख देता हूँ और बोल भी देता हूँ ताकि आप उसको कर सकें। क्वेश्चन मेरा ये है, एक MCQ बना रहे हैं हम इसका और चूँकि यहाँ प्रॉपर सॉल्व करके सिर्फ उसको समझना चाह रहे हैं, पेपर में जब आएगा तो ऐसे MCQ आपको नज़र आएगा ये। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट
3-digit numbers can be, how many 3-digit numbers can be formed from the digits digits आपके पास लेट से ये वाले हैं 4 5 6 7 8, 5 ये डिजिट्स हैं और आपने बताया ना कि इन पांचों डिजिट्स पे 3-digit नंबर्स कितने बना सकते हैं विदाउट रेपिटिशन। साथ लिख भी देते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। मैंने आपसे पहले कहा कि रेपिटिशन वाला आपके कोर्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जितने भी हैं वो विदाउट रेपिटिशन वाले हैं। आगे चलते हैं जी, अब इसका आंसर निकालते हैं। देखें, अगर एमसीक्यू में डेफिनेटली आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, लेकिन आप पहले उस ऑप्शन को, उस आंसर को फाइंड करने का मेथड सीख लें ताकि फिर ऑप्शन भी आप टिक कर सकें। तो ये रूल आपके सामने लिखा है मैंने NPR का। यहाँ सबसे पहले देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ लेटर्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं कितने। टोटल को हम n से डिनोट करते हैं। n कितना है 1 2 3 4 5, n हो गया 5 हमारे पास। और जितने एट ए टाइम यूज़ करने होते हैं उसे हम r कहते हैं। हमने बनाना है 3-digit नंबर। आप सारे जानते हैं कि 3-digit नंबर जो होते हैं उनकी 3 होती हैं प्लेसेस। इसका मतलब 3 एट ए टाइम यूज़ होंगे, तो जितने यूज़ होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं r से। डिजिट्स टू बी यूज्ड 3 और डिजिट्स टोटल जो है वो कितने हैं 5 हैं। अब यहाँ पर बोले वैल्यू पुट कर दें आप लोग। सो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या लें, या जो आपने नंबर्स बनाने थे ना, टोटल नंबर ऑफ़ 3-digit नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ नंबर्स जो आप बनाना चाह रहे हैं ये कैसे बनेंगे देखें। ये आएगा 5p3, परमुटेशन ऑफ 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 3 वाले आपने कितने बनाने हैं। तो रूल क्या कहता है, ऊपर आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे 5 - 3 का फैक्टोरियल। अब जो 5 का फैक्टोरियल है ये आपको बताया 1, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें बेहतर हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, और ये 5 - 3 कितना बनता है 2, यहाँ आएगा 2 का फैक्टोरियल। तो अब आप जब इसको लिखेंगे देखें 2 × 1 का मतलब 2 फैक्टोरियल होता है। ये 2 फैक्टोरियल इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 5 4 3, दैट इज़ 5 4 20, 23 60। इसका मतलब 60 नंबर आप बना सकते हैं। अब मुझे बताएं, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल लिखी थी, वो जो हमने 1 2 3 को अरेंज किया था और हमारे पास 6 ऑप्शंस आए थे, इस तरह अगर इन पांचों को अरेंज करना शुरू कर दें 3 के साथ। 3 का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूँ एक नंबर है 4 5 6 भी बन सकता है, 4 5 7 भी बन सकता है, 4 5 8 भी बन सकता है, 5 4 7 बन सकता है, 5 4 8 बन सकता है। इस तरह लिखना शुरू करें तो ये हमारा 60 नंबर हमने चेक करना है। तो 60 लिखते हुए हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर मिस हो जाना है, हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, तो इसमें गलती के चांसेस भी हैं। और 60 लिखने में कम अज़ कम आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कि हम इस तरह करें इसको। इसीलिए इस पर्पज़ के लिए MCQs अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है। रूल हमने देख लिया और ये बड़ा ईजी और स्टैंडर्ड रूल है कि इसके थ्रू आपने सिर्फ 2 स्टेप में बता दिया है कि अगर 3-digit नंबर बनाने हैं विदाउट रेपिटिशन इन पाँचों से, तो फिर आपके पास इसका ये आंसर आएगा। बात सब लोगों क्लियर होगी भी। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास, मैंने कहा कि 2 मेथड है हमारे पास, इसको मैं 1 कहता हूँ, रूल ऑफ परमुटेशन। अब एक और मेथड भी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या उसको सिंपली काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल, और मैंने कहा कि पूरा नाम इसका होता है FPC, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि यही सारा काम जो ऊपर आपने किया है ये इस फार्मूले के, यानी रूल ऑफ परमुटेशन के बगैर भी हो सकता है। और वो क्या है बेसिकली, आप इसको ज़रा समझिएगा। ये एक सिंपल और आसान मेथड है और ऐसा मेथड है कि जो हर क्वेश्चन पे लग सकता है। तो इसलिए हम आमतौर पर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग एंटी टेस्ट के अंदर या फेडरल बोर्ड के अंदर भी इवन परमुटेशन वाले क्वेश्चन अगर वो उस फार्मूले से आपको बाउंड ना करें तो आप इस मेथड को प्रेफर किया करें। ये उससे आसान और इफ़ेक्टिव मेथड है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है। बेसिकली है यही यूनिवर्सल मेथड और इसका एक सब केस वो वाला है, तो इसलिए ये ज़्यादा सुपीरियर है, इसको यूज़ करना है आप लोगों ने। काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि आप ये देखें कि आपने बनाना है 3-digit नंबर।
किसी भी 3 डिजिट नंबर की होती हैं 3 प्लेसेस। जैसे ये देखें, ये मैंने बॉक्स बना दिए और ये होगी 3 प्लेसेस। ये 3 कौन सी हैं? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। तो यूनिट, 10, 100, 1000, आगे और भी बढ़ते जाएंगे लेकिन हम चूँकि सिर्फ 3 डिजिट तक ही लिमिटेड अपने आप को रखना चाह रहे हैं, तो यूनिट, 10, 100 ये 3 आ गई इसकी प्लेसेस। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 5 ऑप्शंस हैं, आप इन जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं इनमें 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी, 6, 7 और 8 तक 5 नंबर। तो जो पहली प्लेस है मैं इसको रेज करता हूँ, जो फर्स्ट प्लेस है ये वाली, इस प्लेस को फिल करने के आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। जो बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ ये उसकी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। इस 5 का ये मतलब नहीं है कि ये वाला 5 लिखा हुआ है, इस 5 का मतलब है कि टोटल हमारे पास 5 डिजिट थे जो हम यूज़ कर सकते थे, यानी n हमारे पास 5 था। जब एक नंबर आप यहाँ प्लेस करते हैं कोई सा भी, अब रह गई आपके पास 2 प्लेसेस। अब हो सकता है मैंने 5 में से कोई एक नंबर प्लेस किया यहाँ पे, तो पीछे कितने बच गए? 4। अब अगली प्लेस की फिल करने की हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, तो फिर आपके पास 2 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं, यानी इन 5 में से 2 कोई से नंबर आपने प्लेस किए हुए। पीछे आपके पास रह गए कितने? अगर 5 में से 2 नंबर प्लेस हो चुके हैं तो पीछे 3 बच गए। तो अब आखिरी प्लेस को फिल करने की हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक प्लेस की अलग अलग पॉसिबिलिटी फाइंड करें और फिर एंड में उन सारों को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए आंसर फिर हमारा क्या होगा? सो नंबर ऑफ वेज जो बने हमारे पास, ये बन गए 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यू विल गेट 60। देखें वही सेम आंसर है जो हमने वहाँ से फाइंड किया था, उसमें सिर्फ हमें फार्मूला लगाना पड़ा, जबकि यहाँ हमने डायरेक्ट देख लिया कि 5, 4, 3। अब पेपर में आप लोगों ने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि ये बॉक्स से आपको 5, 4, 3 नज़र आ गए, तो बजाय इसके कि वहाँ ये लिखें, आप फ़ौरन 5, 4 से 20, 20 से 60 लिखिए, 60 वाला ऑप्शन टिक कर दें। तो ये मैंने एक आपको बताया है क्वेश्चन जिसमें मैंने टोटल रखे हुए थे 5 और यूज़ किए थे मैंने 3। एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी करवा दूं जिसमें टोटल भी अगर लेट से हम 4 या 5 रख रहे हैं और यूज़ भी हमने 4, 5 ही करने हो, ताकि फिर उसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो हम सीख लें। तो 2 मेथड थे, मैं इस पर टिक लगाता हूँ कि ये आपने पेपर में प्रेफर करना होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल मेथड है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। वो वाला मेथड रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर लगा दी जाएँ तो फिर हम अप्लाई नहीं कर पाते उसको। ये वाला हर तरह के क्वेश्चन के लिए वैलिड मेथड है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और आपको लिखवाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा आप लोगों के सामने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4। मैंने आप जैसे पहले कहा था कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको देने लगा हूँ जिसमें आप लोगों के पास टोटल भी उतने हों जितने आपने यूज़ करने। तो आपने बनाना भी एक 4 डिजिट नंबर है और आपके पास अवेलेबल भी 4 डिजिट्स हैं। अब यहाँ मैंने एक और बात भी सिखा दी, चूँकि आपके कोर्स में विद रेपिटेशन वाले क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी आप सीख लें। तो मैंने लिख दिया यहाँ एक पार्ट विदाउट रेपिटेशन वाला जो आपका बुक बेस्ड है, और एक मैंने लिख दिया विद रेपिटेशन वाला जो आपका बुक बेस्ड है, ये बुक से हट के है। तो आपका जो विजन है वो बढ़ाने के लिए हम इसको भी साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें ये कहा गया कि आपने रिपीटिशन नहीं करनी, जो एक हमारा फॉर्मल वे है। तो अब जो मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल आपको बताया था उसके थ्रू करते हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। अगर आप बनाना चाहते हैं 4 डिजिट नंबर, तो आप जानते हैं कि एवरी 4 डिजिट नंबर हैज़ 4 प्लेसेस। वो कौन सी होती हैं? वो आप जानते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 4 प्लेसेस आ गई इसकी। अब ये 4 अवेलेबल है आपके पास, आप रिपीट भी नहीं कर रहे, तो फर्स्ट जो प्लेस है उसमें 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। पहली प्लेस की होगी 4 पॉसिबिलिटीज़। फिर उसके बाद जब एक नंबर यहाँ प्लेस हो गया है कोई सा भी इन चारों में से, इस 4 का मतलब ये वाला 4 नहीं है, इस 4 का मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4। जब एक प्लेस फिल हो चुकी है एक नंबर से, तो वो जो नंबर यहाँ रख दिया वो दोबारा तो नहीं आ सकती क्योंकि विदाउट रिपीटिशन है। बाकी रह गए 3। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़, उससे नेक्स्ट के लिए 2, उससे नेक्स्ट के लिए 1। तो ये बन गया 4 × 3 × 2 × 1 और अल्टीमेटली बन गया 4 फैक्टोरियल, जो कि किसके इक्वल होता है? आज मैंने आपको बताया ये होता है 24। तो हमने यहाँ से ये बात ऑब्ज़र्व कर ली है जो हमारे सीखने की बात थी, कि अगर टोटल जितने हैं उतने ही आपने यूज़ भी करने हो। जैसे 4 और 4 हो गए यूज़, n भी 4 है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें n भी आपके पास कितना था?
4 था और जितने यूज़ हैं उसको हम आर कहते हैं, वो भी क्या था 4। तो जितने यूज़ करने हैं वो भी और जितने टोटल हैं वो दोनों सेम होंगे, तो हमारा आंसर उसी नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा। सो अगर मैं आपसे MCQs के लिए कहूँ कि 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 से, तो आप फ़ौरन कह देंगे 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिजिट नंबर, या अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, कोई भी अगर मैं आपको दे दूँ 5 डिफरेंट डिजिट्स, तो आप फ़ौरन आंसर करेंगे। अगर टोटल 5 है, यूज़ भी 5 करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारे पास विदाउट रेपिटेशन की। अब हम आते हैं विद रेपिटेशन पे, कि अगर रेपिटेशन अलाउ है तो फिर क्या होगा। अब देखें, अगेन प्लेसेस तो हमारे पास 4 ही हैं, यूनिट 10 100 1000 और फिर जो भी बनती है हमारे पास यूनिट 10 100 और 1000। अब होना ये है कि विदाउट रिपीटिशन में तो हमने जो एक नंबर आया था उसकी दोबारा जो अपीयरेंस है वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। अब ये होगा कि रिपीटिशन अलाउ है, ये चारों नंबर चारों प्लेसेस पे आ सकते हैं, यानी ये समझ लें कि आप ये नंबर भी बना सकते हैं 2 2 और फिर टेट्रा 2 लिख सकते हैं, आप ये नंबर बना सकते हैं 1 2 3 3, यानी जो भी नंबर आप चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट प्लेस को फिल करने की हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जो एक नंबर इनमें से यहाँ प्लेस हुआ है वो दोबारा आ सकता है, क्योंकि आप रिपीटिशन आपको अलाउ है, विद रिपीटिशन है। तो अगर वो दोबारा भी आ सकता है, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी कम नहीं होगी। वही 4 फर्स्ट प्लेस पे आ सकते हैं, वही 4 सेकंड प्लेस पे आ सकते हैं, वही 4 थर्ड पे और वही 4 आखिरी 4th प्लेस पे। तो ये बन गया हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 4 256। तो इतने जो नंबर्स हैं वो आप बना सकते हैं किससे जी, इन 4 डिजिट से, अगर रिपीटिशन आपको अलाउ कर दी जाए। तो देख सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउ ना हो तो फिर कम नंबर बनते हैं, अलाउ कर दिया तो फिर आपके पास ज़्यादा नंबर बनते हैं। लेकिन पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ आपको अवेयरनेस दी है मैंने विद रिपीटिशन की, आपके कोर्स में सारे क्वेश्चन विदाउट रिपीटिशन वाले ही हैं। अब हम आगे आते हैं, क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स वाला भी कर लेते हैं, जिसमें कोई आपने वर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं, क्योंकि वो भी आपके कोर्स में लिखे हुए हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि how many words can be formed from the letters of the word, from the letters of the word। अब जो बुक वाला वर्ड है वही मैं चूज़ कर देता हूँ, तो एक वर्ड लिख देते हैं हम फास्टिंग। फास्टिंग एक वर्ड है और आपने बताना है कि इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फास्टिंग। अब जो रेपिटेशन वाली बात है, याद रखना कि वर्ड्स वाले केस में रेपिटेशन नहीं होती। इसका मतलब अगर वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो रेपिटेशन वाली बात बनेगी नहीं, यानी होगा ही हमेशा विदाउट रेपिटेशन। और साथ फिर ये लिख देते हैं कि इसमें सारे यूज़ करने हैं आपने, यानी जिस तरह आप बताते हैं ना टोटल इतने और यूज़ इतने करने हैं, तो यहाँ भी मेंशन होगा यूजिंग ऑल लेटर्स, यानी आपने सारे के सारे यूज़ करने हैं। तो अब आप देखें ज़रा कि फास्टिंग में टोटल लेटर्स कितने हैं, इसमें FAS 3 और TING 4, तो 7 बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है नंबर ऑफ़ लेटर्स N जो है वो भी 7 है, और जितने यूज़ करने हैं उसने लिखा हुआ यूजिंग ऑल लेटर्स, तो वो भी 7 है। अभी हमने पढ़ा है जब दोनों सेम होते हैं तो हमारा आंसर उसी का फैक्टोरियल आ जाता है। सो जो हमारा आंसर आएगा, सो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो बनेंगे, वर्ड्स बेसिकली क्या होता है, वर्ड्स असल में अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स की अरेंजमेंट्स ही होती हैं। तो ये अरेंजमेंट्स के वाले से बात हो रही है, कितना रीअरेंज करके आपने वर्ड्स बनाने हैं, वो बेशक मीनिंगफुल हो या ना हो, हमने जैसे उनकी अरेंजमेंट्स बतानी होती है। तो हमारा आंसर आएगा बाय द रूल 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल होता है, मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है, एटलीस्ट जो पहले 10 नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल आपने याद रखने होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5040। ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके, ताकि थोड़ा सा इसका आइडिया आपको और क्लियर हो जाए। अब एक और MCQ लिखते हैं थोड़ा सा और आइडिया क्लियर करने के लिए। अब यहाँ मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है ताकि ये आपको बात ये भी क्लियर हो कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स। एक तो ये बात क्लियर कर लें कि आपने बनाना है 5 डिजिट नंबर, तो ये तो बात क्लियर होगी कितने यूज़ करने हैं 5, और आपके पास उसने जो अवेलेबल रखे हैं वो भी 5 ही हैं, तो टोटल हो गए सेम। अब उसने कहा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 6 8 विदाउट रिपीटिशन। ये भी क्लियर होगी बात हमें।
लेकिन यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला ऑप्शन ही हमारे पास था, टोटल भी 5 हैं, यूज़ भी 5 करने, तो हमारा आंसर होता 5 फैक्टोरियल। लेकिन उसने 2 कंडीशंस लगाई हुई हैं। बट पहली कंडीशन ये है कि डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ऐसी अरेंजमेंट्स होनी जिसमें 2 और 8 जो हैं ये दोनों आपको हर अरेंजमेंट में साथ नज़र आने चाहिए, चाहे 2 8 हो या 8 2 हो। तो एक तो ये बात होगी पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी ये है कि फिर उसने कहा है कि आप ऐसे बनाएं जिसमें 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले वो कह रहा है कि ऐसी बनाएं जिसमें 2 और 8 इकट्ठे हों, फिर वो कह रहा है कि ऐसी बनाएं जिसमें 2 और 8 इकट्ठे ना हों। तो दोनों का मेथड सीख लेते हैं कि अगर इकट्ठे हों तो फिर क्या मेथड है और ना हो तो फिर क्या मेथड है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखें टोटल वैसे तो आपके पास ये 5 हैं, यानी ये जो गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास वो 5 हैं, 1 2 4 6 8। अब पहले पार्ट में आपने 2 और 8 को रखना है एक साथ, तो इसका मतलब ये डीटैच नहीं हो सकते, ये अटैच रहेंगे, चाहे 2 8 हो या 8 2 हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 2 और 8 इस तरह रखेंगे, 2 पहले और 8 बाद में, यानी इन दोनों को 2 और 8 को हम एक सिंगल डिजिट कंसिडर कर लें, तो लिखे में इनको इकट्ठा मैं यूँ करता हूँ 1 4, 2 और 8 को मैं इकट्ठा करता हूँ यहाँ पे। बाकी क्या रह गया देखिए हमारे पास 2 और 8 को हम, चूँकि हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसको हम एक डिजिट सिंगल डिजिट कंसिडर कर रहे हैं। बाकी क्या रह गया 4 और 6। तो पहले ये थे 1 2 8 4 6 5 थे। जब इन दो को मिला के एक सिंगल डिजिट आपने बनाया है, चूँकि हम इसको साथ रखना चाह रहे हैं, अब 1 2 3 और ये 4 काउंट हो रहे हैं। और इसका मतलब है कि पहले अगर 5 थे तो आंसर आ रहा था 5 फैक्टोरियल। अब अगर ये 4 हो गए तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। तो मैं क्या लिखूँगा देखें, सो नंबर ऑफ वेज 4 डिजिट से तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये तो 4 फैक्टोरियल वो वाले होंगे जिसमें 2 पहले है और 8 बाद में। अब इसी तरह अगर हम 8 पहले रखें 2 बाद में रखें तो फिर भी कितने बनने हैं, फिर भी बनेंगे 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल होंगे 2 8 वाले और 4 फैक्टोरियल होंगे 8 2 वाले। तो बजाय इसके कि उसको अलग फाइंड करके इसमें ऐड करें, हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ से एक वर्किंग रूल समझ लें कि टोटल अगर 4 हैं तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, और जितने आपने फ़िक्स किए हैं 2 आपने फ़िक्स किए हैं तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने उसने ये कहा होता कि 1 2 और 8 3 इकट्ठे हो जाएं तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 फैक्टोरियल से। क्लियर होगी सब लोगों की बात। इसका आंसर क्या बनता है आपके पास 4 फैक्टोरियल 24 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, तो ये बनेगा 48। इसका मतलब है 48 ऐसे नंबर बन सकते हैं इन 5 डिजिट से कि जिसमें 2 और 8 साथ होंगे, चाहे 2 पहले हो या पहले 8 हो। बी पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें कहा हुआ है कि जब 2 और 8 इकट्ठे ना हो, 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका भी मेथड सुन लें, यहीं लिख लेते हैं। चूँकि आप सबसे पहले फाइंड करें टोटल विदाउट एनी कंडीशन। टोटल ये हमारे पास 5 है ना, तो इसका आंसर क्या आना था 5 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है 120। 120 हो गए टोटल आपके पास। इनमें से 48 वो हैं जिसमें 2 और 8 इकट्ठे हैं। तो अगर 120 टोटल हैं और 48 वो हैं जिसमें 2 और 8 साथ हैं, तो 120 में से 48 निकाल दिया जाए तो जो बाकी बचेंगे वो होंगे जिसमें 2 और 8 साथ नहीं हैं। तो जो बी पार्ट था डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये पहले पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो अब मैं लिखता हूँ जो बी पार्ट का आंसर है सेकंड पार्ट का, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये बनेंगे आपके पास टोटल 120 माइनस 48 वो जिसमें 2 और 8 इकट्ठे हैं, एंड देन वी लेफ्ट विद ओनली 72। तो 72 वो होंगे जिसमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो परमुटेशन के सिंपल केसेस थे उनका काम ख़त्म हुआ है। अब एक आध हम कर लेते हैं वो जिसमें हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट का कहा जाए, ताकि वो भी फिर आप लोग सीख लें। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ अल्टरनेट अरेंजमेंट का। अच्छा, एक क्वेश्चन अब अल्टरनेट अरेंजमेंट का लिखा है मैंने। इसमें हमारे पास है देयर आर 4 बुक्स ऑफ मैथ्स की 4 बुक्स हैं और 5 बुक्स हैं फिज़िक्स की आपके पास। और अगर इसको आपने अरेंज करना है तो कंडीशन क्या कही है उसने कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम सच दैट, इस तरह अरेंज करना है सच दैट मैथ्स एंड फिज़िक्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस। यानी जो 7 बुक्स टोटल बनती हैं 9 5 + 4 9 जो बुक्स बनती हैं उनको आपने इस तरह अरेंज करना है कि दोनों जो बुक्स हैं वो ऑक्यूपाई करें अल्टरनेट प्लेसेस।
अल्टरनेट अरेंजमेंट याद रखें उसी वक्त हो सकती है जब दोनों की तादाद यानी दोनों नंबर्स में बराबर हो या दोनों के नंबर्स में 1 का डिफरेंस हो, यानी दोनों बुक्स 4-4 या 5-5 होती या 5-4 या 4-5 इस तरह। तो 4-5 है तो इसका मतलब 1 का डिफरेंस है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो हो सकती है यहाँ पे। अब करना हमने क्या, देखें हमारे पास मैथ की सपोज ये 4 बुक्स हैं, M फिर M और ठीक है कोई भी 4 M1 M2 M3 M4 भी लिख सकते हैं। और फिजिक्स की 5 बुक्स हैं, P और ये P आ गया, ये P आ गया, ये और ये 5P का मतलब है 5 फिजिक्स की बुक्स हैं हमारे पास। अब अल्टरनेट अरेंज करना है तो आप एक प्लेस वाला एक ऑप्शन बनाएं। सपोज ये हमारे पास वो रैक वगैरह है, ये शेल्फ है जहाँ ये अरेंज करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके पास 9 बुक्स का मैंने ये बना दिया, एक रैक कह लें या शेल्फ कह लें। अब इसमें आप अरेंज करना शुरू करें तो जिसकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो फिज़िक्स है, तो उससे फिर आपने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट हम करेंगे फिज़िक्स से। फिज़िक्स को मैं रेड कलर से शो करता हूँ। पहली प्लेस पे फिज़िक्स की बुक आएगी, फिर एक प्लेस छोड़ के चूँकि अल्टरनेट रखनी है, एक प्लेस पे जो सेकंड प्लेस है उस पर मैथ आ जाएगी, फिर आगे फिज़िक्स, फिर फिज़िक्स, फिर फिज़िक्स और फिर फिज़िक्स। 5 फिज़िक्स की बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी और जो प्लेसेस बच गई हैं वहाँ मैथ रख दें आप। इसको ब्लैक से शो करते हैं, M और फिर M। तो देख लें बुक्स ने अल्टरनेट प्लेसेस ऑक्यूपाई की हुई हैं। वो ये भी कह सकता था कि जो बुक्स हैं सेम सब्जेक्ट्स की वो आप इकट्ठी रखें, बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट केप्ट टुगेदर। तो फिर क्या होता है, फिर पहले सारी बुक्स हो सकता है हम मैथ्स रख लेते हैं और बाद में फ़िज़िक्स, या पहले फ़िज़िक्स और बाद में सारी मैथ्स की। अब बताएं ये पहली फ़िज़िक्स की बुक है, जो कि 5 बुक्स हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे फ़िज़िक्स की बुक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 5 हैं। इन 5 में से कोई भी एक बुक यहाँ प्लेस कर सकते हैं। जब एक बुक प्लेस कर देंगे अगली प्लेस की फ़िज़िक्स की बुक्स की पॉसिबिलिटीज़ 4 रह जाएंगी, क्योंकि अब एक आपने प्लेस कर दी थी तो 4 बच गई थी, जब 2 प्लेस कर दी अब 3 रह गई हैं, जब 3 कर देंगे 2 रह जाएंगी। तो इसी तरह पहली प्लेस पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में पहले 4 बुक्स हैं तो फर्स्ट प्लेस की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 है और फिर 1। और काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक प्लेस की पॉसिबिलिटी फाइंड करने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये रेड कलर वाले सारे इकट्ठे करें हम तो 5 4 3 2 1 जो है ये बनता है 5 फैक्टोरियल। और अगर ये ब्लैक जो लिखा है 4 3 2 1 ये कंसिडर करें तो ये बनता है 4 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर बना 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास 120 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये आपके पास 2880 तकरीबन ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। सब लोगों क्लियर है बात भी। तो ये अगर हमें उसने कहा अल्टरनेट तो हम ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे। बाकी अब देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से करने हैं हमने। और ये टॉपिक 7.2 का है, 7.3 का सॉरी। 7.2 में आपने परमुटेशन का बेसिक केस पढ़ा। अब हम 7.3 में आ रहे हैं जिसमें परमुटेशन का वो केस हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ जो ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे, उनमें कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो हेडिंग में लिखी है परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, जिसमें सारे डिफरेंट ना हो। 7.2 के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे आपको सारे डिफरेंट ना मिलें, सारे के सारे डिफरेंट हुआ करते थे। अब आपको जो अरेंजमेंट्स के लिए लेटर्स या वर्ड्स या डिजिट्स मिलेंगे वो रिपीट भी हो रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स क्या लें ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी मेड। आप देखिए मैथमेटिक्स जो है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो रिपीटिशन आ रही है वो किस किस की आ रही है। देखें M रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है M और M, A रिपीट हो रहा है और T रिपीट हो रहा है। आप लोगों ने जो 7.1 में वर्ड्स वाले क्वेश्चन 7.2 में वर्ड्स वाले क्वेश्चन किए थे उसमें एक फास्टिंग वर्ड था जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, एक प्लेन वर्ड था जिसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा था और एक ऑब्जेक्ट वर्ड था जिसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं M, A और T। इसका जो मेथड है वो बड़ा आसान सा मेथड होता है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप तो पहले यहाँ लिखें टोटल कितने हैं, यानी यहाँ अगर हम इसका सोल्यूशन लेट से लिखते हैं, आल दो कि ये MCQs में आना है, हमने सोल्यूशन नहीं लिखना होगा, हमने डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, तो कम से कम कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल n कितना है यहाँ पे आप काउंट करें 1 2 3 और ये सारे काउंट करते जाएँ तो टोटल हमारे पास ये मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स हैं जिनमें से रिपीट देखें कौन कौन से हो रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो M जो है ये रिपीट हो रहा है, यानी M जो है वो कितने हैं इसमें 2। इसी तरह A's जो है ये भी कितने 2 और इसके बाद जो T हैं ये भी कितने 2।
तो 3 रिपीट हो रहे हैं, एम, ए और टी, और टोटल कितने 11। तो नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे देखें, नंबर ऑफ वेज क्या लें या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या लें, बड़ा एक आसान सा तरीका होता है इसका। इसमें आप एक फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे जो टोटल हैं उनका फैक्टोरियल। जैसे आप देखें टोटल हमारे पास कितने 11 तो ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल। टोटल का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है और जो रिपीट हो रहे हैं 2, 2 और 2, सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल आप लोगों ने नीचे लिखने हैं। तो ये अगर आप काउंट करें 11 फैक्टोरियल जो होता है ये क्या होता है, ये आप सारे जानते हैं कि ये होगा 11, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 से कैंसिल हो गया। बाकी इनको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करें, 11 10 से कर लें, 9 7 से कर लें, कुछ इस तरह करें, या जहाँ तक कम से कम आपको याद हो वहाँ तक कर लें। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि ये है तो काफ़ी लेंथी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करें तो चलें 11, 10 और 9 ये आपको मल्टीप्लाई से करने पड़ेंगे। इसके इधर अगर देखें तो 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था फैक्टोरियल याद रखा करें। 7, 6, 5 से 1 तक 7 फैक्टोरियल होता है और ये होता है हमारे पास 5040। ये भी अगर आप देखें तो 10 9 90 और 90 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो 990 हो जाएगा आपके पास। तो इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा 4989600। तो ये थोड़ी सी जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको समटाइम करनी पड़ जाती है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी वैरायटी लेके आते हैं, इसमें अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो फिर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन वही सेम लिखा हुआ है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, वही सेम वर्ड है। मैथमेटिक्स के लेटर्स को आपने अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिनस विद एम एंड एंड्स विद एस। अब ये कंडीशन लगा दी गई है कि अब आपने वो वाले अरेंजमेंट्स वो वाली बनानी जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसका स्टार्ट हमेशा एम से हो और एंड हमेशा एस पे हो। तो ये देखें हमारे पास जो गिवन था ये था MATHEMATIC और S। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी गई है कि आपने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें M शुरू में फिक्स हो और S एंड में फिक्स हो। इसका मतलब ये दोनों फिक्स हो जाएंगे। और परमुटेशन में याद रखा करें, जब भी कोई अल्फ़ाबेट या कोई डिजिट या कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है इन दोनों ने हर अरेंजमेंट में इधर ही रहना है, तो इनके ऊपर कोई हम ये कह लें कि डिपेंडेंट नहीं रहेगा क्वेश्चन, इनसे हो गया इंडिपेंडेंट। अब हम काउंट करेंगे जो दरमियान में लिखे हैं ये वाले। तो पहले लिखा था आपके सामने टोटल पहले कितने थे 11, अब 2 हो गए फिक्स। अब आपका टोटल जो होगा वो काउंट होगा, सिर्फ 11 पहले थे, 2 फिक्स हो गए, तो अब आपका टोटल कितना काउंट होगा 9। जिनको फिक्स कर दिया उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। पहले ये M 2 थे तो ये रिपीटिशन में आ रहे थे, जब एक फिक्स हो गया M, अब एक M बच गया, अब वो रिपीट नहीं हो रहा। अब रिपीटिशन सिर्फ किस में आएगी, सिर्फ A's आपके पास रिपीट हो रहे हैं वो 2 लिखे हुए हैं और T's आपके रिपीट हो रहे हैं, ये भी कितने लिखे हैं 2। तो जो M की रिपीटिशन एक फिक्स होने से ख़त्म हो गई। अब देखें नंबर ऑफ A's क्या बनेंगे फिर। तो ये आपको सिखाना था कि अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज कर दी जाए तो फिर क्या होता है। तो ऊपर आएगा टोटल यानी n का फैक्टोरियल कितना है 9 का फैक्टोरियल, नीचे जो रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उनका आएगा 2 फैक्टोरियल। अगेन वही बात है, 9 फैक्टोरियल को अगर आप ब्रेक करें तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 2 कितना बनेगा 4 बन जाएगा। अब इनको सिम्प्लीफाई करें, चूँकि आपको मैंने कहा कि फ़र्स्ट जो 10 नंबर्स हैं इनके फैक्टोरियल्स याद रखा करें आप लोग। तो अगर 9 तक आपको याद होगा तो 4 पे डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट जो इसका फाइनल आंसर आपके पास बनेगा यहाँ से सिम्प्लीफिकेशन के बाद वो बनेगा 90720। तो ये वो केस था कि जब उन ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन जिसमें सारे डिफरेंट ना हो उसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फिर किस तरह करेंगे इसको। तो ये यहाँ पे अब इसमें परमुटेशन के एक लास्ट केस हम पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन, और फिर इस टॉपिक को परमुटेशन वाले को हम वाइंड अप करते हैं। लेकिन अब हमारा जो परमुटेशन का लास्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन असल में क्या है कि जब आपको ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने पड़ जाएं किसी सर्कुलर पैटर्न में, इससे पहले आप अरेंज करते हैं, जैसे आपने वर्ड्स बनाए, जैसे आपने लेटर्स को अरेंज किया, जैसे आपने डिजिट्स 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स बनाए, जैसे आपने बुक्स अरेंज की शेल्फ में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहलाते हैं लीनियर अरेंजमेंट। उसमें हम एक रो में एक लाइन में अरेंज करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो फिर हम जानते हैं कि या हम लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या राइट से।
यानी हमारे पास स्टार्टिंग ऑप्शन कोई ना कोई होता है लेफ़्ट या राइट से। लेकिन अगर मुझे सर्कल के पैटर्न में यानी सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ जाए तो आप जानते हैं सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता हमें कहीं से। तो मुझे अगर ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है और मुझे इसमें n ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, ठीक है, और इस सर्कुलर जैसे सर्कुलर टेबल क्या लें और हमारे पास 5 या 7 या 10 फ्रेंड्स हैं और हमने उनको अरेंज करना है इस टेबल पे, या एक सर्कुलर पाथ है उसके ऊपर आपने चीज़ों को अरेंज करना है। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं 1 2 3 और इस तरह करते करते n तक। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये उनकी प्लेसेस हैं जहाँ उनको हमने फिल करना है, उनको अरेंज करना है। अब होता ये है कि लाइन के केस में तो ये था ना कि हम या लेफ़्ट से अरेंज करना शुरू करते थे या राइट से, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट कोई मिलता था। यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ही कोई नहीं कि कहाँ से शुरू करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती जाती है यहाँ पे। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए फिर ये मेथड बनाया गया, ये रूल बनाया गया कि जब भी कभी सर्कल में आपने यानी राउंड टेबल पे या सर्कुलर टेबल पे आपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो फिर आप ये करें कि किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले फ़िक्स कर लें ताकि वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे सके। तो मैं ये करता हूँ कि इन n में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये वाला सपोज जो पोजीशन थी ये होगी फ़िक्स। आप जिसको फ़िक्स करते हैं आप जानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस परमुटेशन में ख़त्म हो जाती है। तो पहले अगर ये 10 थे तो एक फ़िक्स हो गई, ये 9 रह जाएंगे। अगर ये n थे तो फिर n-1 रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हों उतने ही अगर अरेंज करने हों तो हमारा आंसर उसी नंबर का फैक्टोरियल आता है। जैसे आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया आज के लेक्चर में कि 5 हमने जो डिजिट्स थे वो अरेंज करने थे और हमें बनाना भी 5 डिजिट नंबर था, तो हमारा आंसर आया था 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने n ऑब्जेक्ट में से एक कर दिया फिक्स तो पीछे कितने बच गए आपके पास n-1। अब अगर n-1 को अरेंज करना है और पोजीशंस भी हमारे पास n-1 ही है तो हमारा आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल। सो इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड in a circular path in n-1 फैक्टोरियल वेज। सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर अरेंजमेंट में जब आपने अरेंज करने हो n ऑब्जेक्ट्स तो जो आपको उसका आंसर मिलता है वो मिलता है n-1 फैक्टोरियल। सब लोगों क्लियर है बात। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक से उठा कर लिखता हूँ मैं ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर लें और फिर हम इसके लास्ट केस की तरफ जाएं। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, नहीं जी मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप देख लें इसको। द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स और इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट राउंड टेबल। राउंड टेबल या सर्कुलर टेबल, यूजुअली जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो एक राउंड टेबल के अराउंड चेयर्स लगी होती हैं और उस पर हो रही होती हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो 12 हैं और इन्होंने बैठना है एक राउंड टेबल पे अरेंज होके। तो अभी हमने बात किया कि राउंड टेबल या सर्कुलर टेबल हो तो फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किसी एक पोजीशन को फिक्स करना पड़ता है। तो 12 अगर ऑफिसर्स हैं और एक ऑफिसर की पोजीशन से हम जो हो सकता है जो हेड कर रहा हो मीटिंग को उसको, या जो सपोज़ कोई मेन पोजीशन है उसको हम फिक्स कर दें, कोई भी फिक्स कर सकते हैं। 12 में से आपने कोई एक पोजीशन फिक्स की, पीछे रह गया 11 और 11 ही आपके पास चेयर्स बच गई होंगी जो कि एक चेयर आपने फिक्स की हुई है। तो 11 मेंबर्स हों और 11 चेयर्स हों तो इसका मतलब है हमारा आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ये बनेगा आपका 12-1 फैक्टोरियल। यानी एक लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 फैक्टोरियल। अब ये वही है 11, यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में ही लिखे होते हैं, इसलिए 11 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 11, 9, 11, 10 फिर उसके बाद 9, 8, 7, 6 से लेकर वहाँ तक मल्टीप्लाई करें। और मैंने कहा था कि 10 तक नंबर की फैक्टोरियल आप याद रखें ताकि 10 तक याद हो तो 11 से मल्टीप्लाई करके हम 11 फैक्टोरियल बना रहे हैं। वैसे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर बनता है हमारे पास 3, 9, 1, 6, 8 और 00। अच्छा, अब हम आते हैं इसी में थोड़े सा, अगर इसका एक स्पेशल केस देख लें। अगर इसमें से वो ये कहता हमें कि 2 ऑफिसर्स कोई से भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इकट्ठे बैठने हैं, या हो सकता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो उन सब में से हैं उनको आपने बिठाना है एक साथ।
तो फिर वो जो दो ऑफिसर्स एक साथ बैठेंगे, सपोज़ अगर वो कहता है, यहाँ तक ये क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सिंपल था, कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफिसर और बी ऑफिसर्स को आपने इकट्ठे बिठाना है, यानी इनकी चेयर्स नेक्स्ट टू ईच अदर रखनी है, तो फिर वो जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में किया है कि जिसमें हमने 2 और 8 को इकट्ठा किया था, तो वैसी सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। तो जो दो ऑफिसर्स हम इकट्ठे करेंगे वो दोनों जो हैं वो एक काउंट होगा, इसलिए टोटल में से, टोटल अगर 12 थे तो एक माइनस हुआ सर्कल की वजह से और एक माइनस होगा उन दोनों के इकट्ठे होने की वजह से। तो फिर हमारा आंसर आएगा 12 माइनस 1, फिर एक और माइनस करेंगे और जब हम लिखेंगे तो टोटल 12 एक सर्कल की वजह से माइनस होगा, उन दोनों की पोजीशन एक बनाने की वजह से एक चेयर कम हो जाएगी तो एक वहाँ से माइनस हो जाएगा। और फिर वो जो दो ऑफिसर्स हैं जितने तरीक़ों से ए बी के लेफ़्ट पे होगा उतनी ही तरीक़ों से बी जो है वो ए के लेफ़्ट पे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इनकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फर्दर इसको हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कब करना है आपने? जब वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि दो ऑफिसर्स इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो सर्कुलर परमुटेशन का एक स्पेशल केस इसके अंदर होता है वो देख लेते हैं, और वो होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स का जो व्यू है उसको चेंज करने का ऑप्शन हो, यानी आप उस व्यू को चेंज कर सकते हो, फ्लिप करके देख सकते हो, वो वाला केस देख लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। तो मैं लिखता हूँ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। अब ये स्पेशल केस कौन सा देख लेते हैं ज़रा। इसमें क्या होगा कि आप जैसे आपकी जो कोर्स की अगर हम बात करें तो दो ऐसे उसने क्वेश्चन रखे, एक उसने ये कहा है कि कीज़ को अरेंज करना है की रिंग में, और एक उसने कहा है बीड्स को अरेंज करना है नेकलेस बनाने के लिए। तो मैं कीज़ की पहले आपको एग्जांपल दूं कि अगर लेट से मेरे पास कुछ कीज़ हैं, 3 मेरे पास कीज़ हैं और मैं उनको की रिंग में अरेंज करना चाह रहा हूँ, और की रिंग यूजुअली सर्कुलर होती है। अगर ये सर्कुलर है तो बाय द रूल, जो हमने सर्कल का रूल पढ़ा हुआ है कि एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सपोज 3 कीज़ की पोजीशन है और ये कीज़ के मैं नाम रखता हूँ, एक को ए की कहता हूँ, एक को बी और एक को, तो ए बी सी 3 कीज़ है मेरे पास। सर्कुलर होने की वजह से ए किसी की को हमने फिक्स करना है, तो हो सकता है मैं ए को फिक्स कर दूँ या बी, ऐसी कोई एक फिक्स करनी पड़ेगी आपको। इसको जब फिक्स कर देंगे इसकी तो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। अब रह गई ये दो आपके पास बी और सी। अगर मैं बी को रखता हूँ राइट पे और सी को लेफ़्ट पे, तो ये एक अरेंजमेंट है। और अगर मैं यूँ कर लूँ कि ए उधर ही है फिक्स हुआ हुआ, और यहाँ पे जो मैंने पहले रखी थी बी की और यहाँ सी रखी हुई थी, अब यहाँ मैं बी कर दूँ और यहाँ सी, तो देखने में लगता ये है कि जैसे ये दो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हैं। हालांकि आप जानते हैं कि अगर इसी की रिंग को, ये जो अरेंजमेंट बनी हुई, अगर मैं इसको फ्लिप करूँ और इसका व्यू अपोजिट साइड से देखूँ, जब मैं फ्लिप करूँगा तो ये बी चला जाएगा लेफ़्ट पे, सी आ जाएगा राइट पे, और ये चीज़ बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर परमुटेशन के वो केस जहाँ फ्लिप करने का या व्यू चेंज करने का ऑप्शन हो, वहाँ अगर एक्चुअल पॉसिबिलिटीज़ आपको 2 नज़र आएँ तो वो एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वो एक ही होती है, क्योंकि जिसको आप सेकंड पॉसिबिलिटी समझ रहे होते हैं वो पहले वाली पॉसिबिलिटी का सिर्फ व्यू चेंज हुआ हुआ होता है। अगर यही सर्कुलर टेबल होता और टेबल पे ये 3 लोग 3 फ्रेंड्स बैठे होते तो फिर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मुख्तलिफ थी। इसमें हम कहते हैं कि जो बी फ्रेंड है वो ए के राइट पे है, इसमें हम कहते हैं कि बी फ्रेंड ए के लेफ़्ट पे है, और चूँकि टेबल को फ्लिप आप कर नहीं सकते तो वहाँ ये स्पेशल केस अप्लाई ना होता। तो जहाँ ये फ्लिप करने का ऑप्शन होगा वहाँ टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर 2 हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, तो एक्चुअल में वो कितनी होंगी 1, यानी आपको टोटल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होंगी उसका हाफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल वे नज़र आएगा। तो हमने ये सीखा है कि जब भी फ्लिप करने का ऑप्शन होगा तो हम पॉसिबिलिटीज़ को हाफ़ किया करेंगे जो सर्कल में आएंगी। अब इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये बात आपकी क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपकी बुक से एक सिंपल सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें ताकि ये बात यहाँ हम इसको क्लियर कर लें। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ या आप लिख लें खुद इसको, मैं लिखता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज to arrange 5 keys on a circular keyring, on a circular keyring। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखें ज़रा n कितना है हमारे पास 5 है,
और नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो बनेंगी, नंबर ऑफ़ पॉसिबल अरेंजमेंट्स या पॉसिबल वेज टू अरेंज देम, ये आपके पास बनेगा। देखें, सर्कुलर कीरिंग होने की वजह से 5 में से एक माइनस होगा, जो कि रूल हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो ये आ जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। अब चूँकि ये की रिंग है और इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, तो टोटल हमें पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से देखें तो कितनी लग रही हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन चूँकि इसमें व्यू चेंज करने का ऑप्शन है, तो जो 50% पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जो पहले वाली 50% है उन्हीं का सिर्फ व्यू चेंज हुआ है। तो फिर हम हाफ़ कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 2, तो ये बन गई आपके पास 12। रियलिटी में हमें जो लग रही थी वो 24 थी, लेकिन हैं असल में कितनी हमारे पास 12। तो जब भी व्यू चेंज करने का ऑप्शन होगा, आपने उसको 50% कर देना है, हाफ़ कर देना है उसको। यहाँ 7.2 7.3 का काम ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो कम्बिनेशन है 7.4 उससे बात आगे शुरू करेंगे। यहाँ तक के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।